काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी वर्ग, मजहब एवं समुदाय के राष्ट्रभक्त जागरूक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे 121 करोड़ भारतीयों के हित की इस लड़ाई में संगठित होकर सहयोग करने के लिए पहल करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, वाल्मीकि एवं आदिवासी आदि विभिन्न समुदाय के लोगों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः जो भी भाई बहन ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति एवं राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़कर इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। यदि आप किसी सामाजिक, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन को चला रहे हैं तो हम आपसे राष्ट्रहित व जनहित के इस आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह करते हैं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं और सामूहिक रूप से सबको श्रेय देते हुए इस राष्ट्रीय व ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन में अपना समर्थन देने अथवा आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, समय का दान अर्थात जैसे आपकी शक्ति व सामर्थ्य है वैसा योगदान देने के लिए आप फोन, फैक्स, ईमेल, पत्र, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हमारे जिला व तहसील स्तर तक फैले संगठनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे उनके नाम हम आस्था व संस्कार के माध्यम से प्रसारित करेंगे तथा 11 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका योग संदेश में भी प्रकाशित करेंगे। साथ ही भारत स्वाभिमान की वेबसाइट में भी उनके नाम दिए जाएंगे, जिससे कि सबको बराबर का श्रेय, सम्मान व प्रेरणा मिल सके। हमारा पता है भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार 249402, उत्तराखंड। फोन 01334 240 008 244 107 एवं 246 737। फैक्स 01334 244 805 240 664। ईमेल diviyoga.drarya@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org। जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई हैं और पहले युवा भारत में भी ये राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में थे और आज हम इनको युवा भारत का भी राष्ट्रीय संयोजक नियुक्ति ही कर देते हैं। जो भीतर से आए आवाज वो परमात्मा की आवाज होती है। तो आज से युवा भारत के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में हम भाई अमित जी को नियुक्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। ये पहले भी थे और अब संगठन बड़ा ही तो हुआ है ना, बीज तुम्हारा ही बोया हुआ है। हम तो बाबा जी हैं, फल उसको पानी दे करके और बड़ा कर रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार, युवा भारत और भारत स्वाभिमान के सभी इकाइयों की ओर से हमारे सभी युवा भारत के कार्यकर्ताओं का और भाई अमित जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। युवा भारत के साथ हमारे जितने भी मुस्लिम भाई पहले जुड़े हुए थे वो भी बहुत प्रामाणिकता से राष्ट्रभक्त ऐसे मुस्लिम भाई जिनके दिलों में बहुत जज्बा है, वो सबके सब भी इस युवा भारत में जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे आगे भी काम करेंगे। आदरणीय स्वामी जी, ये अचानक अनपेक्षित रूप से मुझे स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुझे नहीं पता
स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से और आपके सबके सहयोग से मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। नहीं, आप खरे उतर चुके हैं, आप आगे भी उतरेंगे आप। आपका आशीर्वाद। साथियों, जो 3 जून की तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो हम एक लंबे संघर्ष की घोषणा वहां करेंगे। और जैसा कि मैंने कल इशारों में कहने का प्रयास किया था कि सत्ता जड़ होती है और समाज चेतन होता है, तो उस अर्थ में ये हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो प्रयास है, हमारा जो यज्ञ है, वो जड़ और चेतन के बीच का द्वंद्व है। चेतन चाहता है कि जड़ परिवर्तित हो, विकसित हो, आगे बढ़े, लेकिन जड़ सत्ता चाहती है कि समाज जड़ बन जाए ताकि उसकी सत्ता कायम रहे। और चूंकि हम चिंतनशील है, चेतनशील है, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी प्रज्ञा विकसित होती है, आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है और इतिहास गवाह है कि हमेशा चेतन सत्ता की विजय होती है। तो जब भी समाज और सत्ता का संघर्ष होता है, समाज ही विजयी होता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन ये संघर्ष जो है वो एक व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन का रूप ले, एक सुंदर क्रांति का रूप ले, इसके लिए जरूरी है कि वो अराजक विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त न हो। हमारा कोई भी प्रयास अराजकता की ओर न जाए। हम अराजकता नहीं चाहते, हम हर चीज में व्यवस्था चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं, तालमेल चाहते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास भी बहुत ही व्यवस्थित, संगठित और सुंदर होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने हर चरण में, हम चाहे तहसील स्तर से पे लोगों को जोड़ रहे हों, चाहे हम जिला स्तर पे लोगों को जोड़ रहे हों, चाहे हम प्रदेश स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हों या हम राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हों, हम हर व्यक्ति को देखकर, परखकर, समझकर उसको साथ में जोड़ें। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कमजोर है, जो 3 मूल्य स्वामी जी ने बताए हैं, चरित्र के, अपराध के, भ्रष्टाचार के, जरा भी उस पर दाग है, तो व्यक्ति नहीं, हमारा पूरा आंदोलन, हमारा पूरा प्रयास, हमारा पूरा परिवार उससे कलंकित होगा। तो इसलिए हम जिस भी व्यक्ति को जोड़े, साथ में जोड़े, अपने ठोक बजाकर, पहचान कर, परीक्षा लेकर, धैर्यपूर्वक समझ के जोड़ें। तो पहली चीज तो साथ जोड़ने की बात हम ये ध्यान रखें कि वो 3 मूल्यों पर खरा उतरता हो, देश को सच्चे अर्थों में प्रेम करता हो। राष्ट्र प्रेम बहुत जरूरी है। अगर वो किसी स्वार्थ से, अपने नाम के लिए या दाम के लिए साथ में आ रहा है, किसी को अखबार में फोटो छपाने के बहुत शौक होता है, उसके लिए आ रहा हो, तो उसको हम दूर से प्रणाम कर लें। तो जैसा कि स्वामी जी ने बताया है पिछले 2 दिनों में बार बार कि हमारी जो समितियां बनेंगी उसमें कुछ लोग तो होंगे जो स्वाभिमान परिवार के, स्वाभिमान ट्रस्ट के लोग हैं, हमारे युवा भारत संगठन के लोग हैं, हमारे महिला संगठन के लोग हैं, किसान संगठन के लोग हैं। तो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो इकाइयां बनेंगी, हमारी समितियां बनेंगी, आंदोलन समिति जो बनेगी, उसमें लगभग आधे सदस्य तो अपने संगठनों से, अपने परिवार से आएंगे, जो अभी भी है, सक्रिय हैं, जिनकी दृष्टि आंदोलन के लिए है, जो आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध हैं, संघर्ष के जो प्रतिबद्ध हैं, वो लोग उसमें साथ में जुड़ेंगे अपने संगठनों के। लेकिन साथ ही हमको कुछ ऐसे संगठनों के लोगों को भी जोड़ना है साथ में अपने उस समिति में, जिला स्तर की समिति और प्रदेश स्तर की समिति और राष्ट्र स्तर की समिति में, कि जिनका आंदोलन से, संघर्ष से कुछ लंबा रिश्ता है, 7 साल, 10 साल, 15 साल, जगह जगह, जिलों जिलों में कई मुद्दों पर, कई बातों को लेकर लोग लड़ते रहे हैं, कई प्रदेश में लोगों को लड़ते रहे हैं। तो अपने प्रदेश में, अपने जिले में ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, उनसे मैत्री करना है, उनसे बात करनी है। और जो हमारे 3 मुद्दे हैं, काला धन,
भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, इस मुद्दों से जो सहमत है, जो राष्ट्रहित में चाहते हैं कि काला धन वापस आए, जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश से मिट जाए और जो चाहते हैं कि यह व्यवस्था बदले, उन संगठनों के, उन आंदोलनकारी लोगों को, अपने को साथ में जोड़ना है और उनको भी उस अपनी जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की समितियों में शामिल करना है। ऐसे लोगों को ढूंढ कर, खोज कर, उनसे लंबी लंबी बातें करके, एक सामंजस्य समझ बना करके, मित्रता स्थापित करके उनको अपने इस आंदोलन की समिति में आत्मसात करना है, जोड़ना है। इसके अलावा फिर एक और दायरा होगा, जो दायरा होगा हमारे आंदोलन के जो समर्थक समूह है, समर्थक संगठन है। कुछ लोग कहेंगे साहब हमारा तो संगठन है, उसको हम कायम रखना चाहते हैं, लेकिन साथ में जो आपके मुद्दे हैं, आपके मूल्य है, आपका उद्देश्य है, वो हमारा भी मूल्य है, हमारा भी उद्देश्य, हमारा भी, हम उसी लिए काम कर रहे हैं। तो वो उन संगठनों को भी हमको साथ में जोड़ना है, हमको किसी को नकारना नहीं है, हमको सारे देश को, सारे अच्छे लोगों को, सारी सात्विक शक्तियों को जोड़ना, साथ में रखना है। तो जो समर्थक समूह, समर्थक संगठन हमारे होंगे, उनका एक और दायरा बनेगा कि जो वो संगठन आएंगे हमारे सहयोग के समर्थन के लिए, हम उसकी एक अलग समिति बनाएंगे प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। तो हमको उसको, उन संगठनों को, उन साथियों को उस दूसरे दायरे में जोड़ना है, समर्थक समूह के रूप में, समर्थक संगठन के रूप में। ये तो हमको साथ जोड़ने की बात हुई। अब बात है मन की तैयारी की। हमको ये ध्यान रखना है कि जब तक हमारे दिलो दिमाग में पूरी तरह से संघर्ष करने का भाव जन्म नहीं लेता, तब तक हम पीछे रहें। क्योंकि जरा भी प्रतिबद्धता में कमी आए तो वो साथी आगे जाके कमजोर पड़ जाएगा। उसको घर की याद आएगी, उसको नौकरी की याद आएगी, उसको मित्रों की याद आएगी, उसको जेल जाने से डर लगेगा, पुलिस को देख के घबराएगा, सरकारी जो अफवाहें फैलेंगी, झूठ झूठ प्रचार होगा, उसमें भ्रमित हो जाएगा। तो हम खुद, ये कोई और नहीं जान सकता, ये मैं या स्वामी जी या और कोई साथी नहीं जान सकता, अपने अंदर की, अपनी आत्मा में प्रतिबद्धता को टटोलें कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए, और संकल्पित होकर इसमें आए। संकल्प में जरा भी कमी पड़ेगी तो हम कमजोर पड़ेंगे, एक व्यक्ति नहीं, पूरा संगठन कमजोर पड़ेगा। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी चीज की जानकारी चाहिए हो तो निसंकोच बात करें, हमसे पूछें, साथियों से पूछें, पत्र लिखें, फोन करें, मेल करें, मिल लें, जिस भी तरह से आप संपर्क कर सकते संपर्क करें। लेकिन अपने अंदर की जो भी प्रश्न, जिज्ञासा, जो भी सवाल है, जो भी आपको लगता है कि ये चीज पूछ लूं, सफाई के लिए जरूरी है, तो निसंकोच पूछे। सवाल बड़ा हो छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आपके अंदर समाधान है कि नहीं। क्योंकि जो इसके अंदर समाधान नहीं होगा, जिसके अंदर संकल्प नहीं होगा, जो पूरी तरह से कन्विंस नहीं होगा, वो लड़ नहीं सकता, मन में चलते रहेगा द्वंद्व। तो हमको मन में कोई द्वंद्व लेके नहीं उतरना है, हमको इस पार या उस पार होकर उतरना है, या तो हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो जिसके मन में दृढ़ संकल्प है वो साथी आगे आए, और जिनके मन में संकल्प मजबूत करने की प्रक्रिया में है, जो कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो निसंकोच मिले, बात करें। हम सब उपलब्ध हैं आपके लिए, और संकल्प लेकर के आगे बढ़े। तीसरी चीज है, लड़ाई के दौरान क्या होगा। हम तो यहां बैठे हैं, सबको पता है कौन किस तालुके से आया, सबके पास बिल्ला है, उनका नाम लिखा है, जगह का नाम लिखा है, प्रदेश का नाम लिखा है, सब साथी दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन संभव है कि जब हम रेल से आ रहे होंगे, या हम जब बैठे होंगे दिल्ली में किसी जगह पर, वहां पर हर व्यक्ति हो सकता है एक दूसरे को न पहचाने। हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी आ जाएं जो बिल्कुल नए हों, हमें नहीं पता वो कहां से आ गए, क्यों आ गए। तो हमें यह भी जागृत रहना हमेशा के लिए कि जो भी व्यक्ति दिख रहा है अपरिचित, उसको हम देखते रहे वो क्या कर रहा है। क्योंकि ये संघर्ष जो है, सत्ता जो है, बहुत कुटिल होती है, जटिल होती है। तो हमारे बीच ऐसे लोग आ सकते हैं
कि जो हमारे सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हो वो हिंसा कर दें, कोई गड़बड़ी फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, तो उनसे सावधान रहें। और जहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है उसको वहां से दूर हटाने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात है अफवाहों की, कि हम लोग मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कई तरह की बातें आएंगी कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, लड़ाई में ये हो रहा है, लड़ाई में वो हो रहा है। उस पर विश्वास न कर, साथियों पर अपने विश्वास करें और जो भी जरूरत है बात कर लें। और ये जरूर ध्यान रखें कि हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम जो आंदोलन कर रहे हैं, वो लंबा संघर्ष है। सिर्फ एक कानून बनाने का या थोड़ी सी उस कानून में सुधार करने का संघर्ष नहीं है। हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और जो काले धन की बात भी है, वो सिर्फ भारत उससे प्रभावित नहीं होगा। उस काले धन की अर्थव्यवस्था से कई देशों की अर्थव्यवस्था चल रही है आज, तो वो सब भी हिलेंगे, उनकी भी जमीन हिलेगी। जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे देश की काले धन से चलती है, जिन देशों की, वो लोग भी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो हमको वो भी ध्यान रखना है कि हमारी लड़ाई लंबी है, बड़ी है, जटिल है। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, सभी तरह के षड्यंत्र होंगे, तो उसमें हमको सावधान रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। अंतिम बात मैं कहूंगा कि जैसा कि स्वामी जी ने नाम दिया है, ये समिति होगी राष्ट्रीय आंदोलन समिति होगी। ये समिति राष्ट्र का प्रतिबिंब उसमें झलके। भारत राष्ट्र है क्या? भारत राष्ट्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जमीन नहीं है। भारत सिर्फ भूगोल का नाम नहीं है। भारत इस देश में बसने वाले लोगों का नाम है, इस देश में बसने वाली जातियों का नाम है, भाषाओं का नाम है, लोगों का नाम है। हमारी जो भी समिति बनेगी, चाहे वो जिला स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, राष्ट्र स्तर की हो, उसमें भारत के सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए और सक्रिय प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने नाम के लिए किसी को बिठा दिया कि साहब ये महिला है, भले कुछ भी नहीं करती लेकिन महिला है तो हमने रख लिया। जो भी साथी सक्रिय है, लेकिन महिला, पुरुष, दलित, सवर्ण, आदिवासी, जो भी हमारे जिले में या प्रदेश में जिस भी तरह के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, हमको उन सबको उस समिति में शामिल करना है, क्योंकि हमको इस लड़ाई को किसी एक वर्ग की, किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की, किसी एक भाषा की लड़ाई नहीं बनाना है। हमको इसको पूरे राष्ट्र की लड़ाई बनाना है। तो जब तक इस लड़ाई में सभी लोग शामिल नहीं होते, तब तक ये पूरे राष्ट्र की लड़ाई नहीं बनने वाली। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, ये इसका पूरा सच्चे दिल से प्रयास करना है कि हम सभी वर्गों के, सभी तरह के लोगों को इसमें शामिल कर पाए। हमारे भाई अमित जी बहुत ही प्रज्ञावान हैं और बहुत स्पष्ट है उनको सब कुछ कि हमें क्या करना है। ऐसी ही स्पष्टता, ऐसी ही पूरी प्रामाणिकता, एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एकदम हमारा टारगेट हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। उसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। जब तक हमारे सामने धुंधलापन रहेगा, जब तक हमारे पथ जीवन के प्रकाशमान नहीं होंगे, तब तक अपने मंजिल पर हम पूरी तरह से ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे। और आंदोलन समितियों को जो गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, उसके स्वरूप के बारे में एक बात कही कि हमारी समितियों में अखंड भारत का दर्शन होगा और उनमें प्रामाणिक व्यक्तियों का, प्रामाणिक समूहों का, प्रामाणिक भाई बहनों का दर्शन होगा, हर जाति वर्ग मजहब के और वही हर समुदाय के। तो एक बड़ी बात उसके साथ में जुड़ी हुई है जिसको प्रामाणिकता से हमें आगे बढ़ाना है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत और मार्गदर्शन करने के लिए मैं भाई राकेश रफीक जी को कहूँगा वो आपका मार्गदर्शन करें और वह हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक बहुत बड़े हीरे हैं। वो एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है, क्योंकि आंदोलनों के दौरान बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। उन सभी विचारों को, उन सभी बातों को, उन सब तथ्यों को आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आंदोलन जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। साथियों,
अमित जी ने आपके सामने काफ़ी कुछ बात रख दी है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम दौड़ रहे होते हैं तो हम दौड़ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, तो सामने वाले पाले के लोग क्या कर रहे हैं इसको सोचना और समझना भी जरूरी होता है। तो ये जो देश और समाज बदलने की बात है, इसमें जो ताकतें इस देश और समाज को ऐसा ही बनाए रखना चाहती हैं, जो अपनी लूट को जारी रखना चाहती हैं, उनसे नीचे से ऊपर तक आपका एक युद्ध होता है, वो दूसरी टीम है। तो जितना चिंतन हम अपने बारे में करें, उतनी ही दृष्टि हमारी दुश्मन पे भी रहनी चाहिए कि वो कौन से दावपेच चल रहा है। उसी के हिसाब से आपको अपने दावपेच विकसित करने होंगे, चलने होंगे। इतनी बात मैं इशारे में सभी उन लोगों से कह रहा हूं जिन्हें आंदोलन को संभालना है, स्थानीय स्तर से देश के स्तर तक। तो ये जो बात है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विरोधी पक्ष है, उसकी जो चालाकियां हैं, चालबाजियां हैं, धूर्तताएं हैं, षड्यंत्र हैं, चक्रव्यूह हैं, और वो अपने भीतर ऐसे ही समाहित हो जाते हैं कि जैसे उनसे ज्यादा हमारे आंदोलन में कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। बाद में पता लगता है कि ये तो पुलिस के, प्रशासन के, तो सरकारों के, विदेशी कंपनियों के एजेंट हैं, और वहां से पैसे भी लेते हैं। और वहां से पैसे ही नहीं लेते, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो ये बात एक काफी गहरी थी। विस्तार भय से उन्होंने उसको सूत्र रूप में कहा है, आप विस्तार कर लेना विचार पूर्वक। भाई हमारे सच्चिदानंद जी जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा वो भी सबको आशीर्वाद रूप कुछ मार्गदर्शन दें। परम श्रद्धेय स्वामी जी और मेरे मित्रों, संगठन और आंदोलन की ही बात करेंगे। देखिए, हमारे कंधों पे वक्त ने, इतिहास ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आप जो करने जा रहे हैं ऐतिहासिक है, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। शायद महाभारत और रामायण के बाद ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। यह आंदोलन केवल सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन किसी को विस्थापित करके स्थापित करने का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन युग परिवर्तन का आंदोलन होगा। मित्रों, इतिहास साक्षी है, वक्त गवाह है, जब जब धरती पे संकट आया, जब जब सीधे साधे मासूम और बेसहारा लोग परेशान हुए, तो ईश्वर ने उनकी मदद के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई रचना की, और आज वो रचना पुनः हो रही है। मित्रों, हमेशा इस देश को, इस समाज को, हमारे अपने देश को ही नहीं, दुनिया को सन्यासियों, महर्षियों, त्यागियों, वैरागियों ने रास्ता दिखाया है। चाहे वो चाणक्य हों, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो प्रोफेट मोहम्मद हों, चाहे वो क्राइस्ट हों, और आज बाबा जी हैं। मित्रों, जितनी बड़ी लड़ाई है, जितनी गहरी लड़ाई है, उतने ही बड़े धैर्य की, उतने ही बड़े अनुशासन की भी आवश्यकता होगी इसमें। बहुत सोच समझ के हमें एक एक चीज, एक एक कदम चलना होगा। जब जिला समितियों के लिए, प्रांतीय समितियों के लिए लोगों का आप नाम लें, लोगों के बारे में सोचें, तो देख लें कि अपने निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में कितने अनुशासित रहे हैं। जो अपने निजी जीवन में अनुशासित नहीं रहा होगा, वह आंदोलन के जीवन में अनुशासित नहीं होगा। वो आपके आंदोलन को, उसकी गति को बिखरा सकता है।
तो बहुत ही सावधानी और गंभीरता पूर्वक उसका निर्णय लेंगे। काले धन की बात जब बाबा जी करते हैं तो मुझे बार बार रावण याद आता है। मैं सोचता हूँ रामायण का युद्ध हो रहा था, हो सकता कथानक हो, लेकिन बहुत सशक्त कथानक है। रामायण का युद्ध हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति युद्ध कर रहे थे, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। कभी सर काटते थे तो सर निकल जाता था, हाथ काटते थे तो हाथ निकल जाता था, पैर काटते थे तो पैर निकल जाता था। वो अट्टहास करके हंसता था, काटते रहो, देखते हैं कितना काटोगे। फिर तय हुआ लक्ष्य, टारगेट, कहा इसकी नाभि में मारो। बाबा ने कहा काले धन पे मारो, ये व्यवस्था का रावण गिरेगा। सर काटते रहोगे ये उगता रहेगा, हाथ काटते रहोगे निकलता रहेगा, इसकी नाभि पे मारो, काले धन पे मारो, भ्रष्टाचार मिटेगा, व्यवस्था बदलेगी। मित्रों, इसी अपेक्षा के साथ कि अनुशासन, धैर्य, जोश हो लेकिन होश में हो, एक अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, आगे क्या करना है, एक दूरदृष्टि लेके इस अभियान में आगे बढ़ें। हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके आगे हैं, आपके पीछे भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद। सच्चिदानंद जी ने एक बहुत गहरी बात कही है कि जब तक इन भ्रष्टाचारियों को रसद, पोषण, शक्ति, अमृत मिलता रहेगा, तो उस समय तो रावण की नाभि में अमृत था, अब ये सारा अमृत काले धन में भरा हुआ है। सब वहीं से शक्ति पाते हैं, चुनाव उसी से लड़ते हैं, लोगों को उसी से खरीदते हैं, मीडिया को उसी से खरीदते हैं, और विदेशी ताकतों के साथ भी जो सरकार साठगांठ होती उसमें भी ये काला धन है। तो ये काला धन इनकी ताकत है। तो जैसे रावण की नाभि में अमृत भरा हुआ था और उससे वो शक्ति पाता था, फिर वो टांग भी उसकी वजह से हरी हो जाती थी, हाथ भी वैसे हो जाती। ये लाक्षणिक है, ऐसा ये प्रकृति की सृष्टि के सिद्धांत के विरुद्ध वो उदाहरण दिया गया है वो। तो जब तक इनके पास से इनकी शक्ति खत्म नहीं होगी तब तक फिर ये ऐसे बलवान बन के फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये इनकी नाभि में तीर मारना है तभी इस रावण का अंत हो जाएगा। अब हर एक जो है जो चिंतक है वो अपने ढंग से चीजों को सोचता है। ये हमारे मन में भी नहीं है ये ऐसे जैसे इन्होंने सोचा कि इनकी शक्ति तो सारी इसी में है। तो इस रावण को मारना है तो इनसे काला धन छीन लो, है? काला धन छीन लिया तो ये तो मरे ही पड़े। फिर तो लोग ये कहा करेंगे हमने इनको मारा नहीं, इनको तारा था। हम इनको मारना नहीं चाहते, हम इनको तारना चाहते हैं, बस इनसे ये छीनना चाहते हैं, इनकी फिजिकल डेथ नहीं करना चाहते हैं। खैर, आज का ये सत्संग, आज का ये विचार, आज की आंदोलन की रणनीति और आज का ये आह्वान, मुझे लगता है आप सहित और दूसरे हजारों लाखों करोड़ों लोगों में प्रेरणा बनेगा और देश में एक नया जोश और जज्बा पैदा होगा। जैसा कि सच्चिदानंद कह रहे थे, महाभारत के बाद में ये सबसे बड़ा धर्म युद्ध हो रहा है, देवासुर संग्राम हो रहा है, सबसे बड़ी सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। इसमें सत्य विजयी होगा और पाप पराजित होगा। और हमारे भाई अनिल त्रिपाठी जी हैं, सतप्रकाश भारत जी की ओर से ख्वाहिश आई है कि वो एक अपनी कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। देश के लिए विदेश छोड़ के आ गए कि मुझे तो अब अपने देश के लिए ही जीना है। आज स्वदेशी की ही बात हम कर रहे थे शुरू से ही। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान से ज़्यादा धनवान, बलवान, चरित्रवान महान देश और कोई नहीं। एक ऐसा समय आया जब मैं, स्वामी जी 2007 में जब इंग्लैंड आए थे, किसी कारणवश मैं उस समय मिल नहीं पाया, नॉर्वे गया हुआ था। 2008 में जब मैं वापस आया तो बहुत बार सोचता था स्वामी जी से कैसे मुलाकात की जाए। मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं जिस विभूति के दर्शन करने के लिए मैं 2006 से इंतजार कर रहा था, आज मुझे उनके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मैं स्वामी जी के देशभक्ति और श्रद्धा को शत शत नमन करता हूं।
इन्होंने जो इस राष्ट्र में एक ऊर्जा भरी है और जो एक कल्पना और जो एक विश्वास लेके इस समाज के अंदर एक विश्वास को नया जन्म दिया है, मैं इनके इस प्रयास को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जब से मैं इंग्लैंड से आया तो मुझे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जिससे भी मैं बात करता था वो विदेश से छोड़ के आने का केवल एक कारण था कि मुझे कुछ जानकारी है तो मैं मेरे देश में कुछ जाके अच्छा करूं। तो यहाँ पे मिला तो एक स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है कि स्वामी जी के पास में एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आदमी का सब कुछ ही खत्म हो जाए, इससे बुरा क्या होगा। स्वामी जी आदमी का सब कुछ ही खत्म हो जाए, इससे बुरा क्या होगा। तो स्वामी जी ने कहा सब कुछ वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाए, वो इससे भी बुरा होगा भाई। जिसको देखो वो निराशा से भरा हुआ, लेकिन एक ऊर्जा मिली स्वामी जी के माध्यम से, इस राष्ट्र में एक ऊर्जा मिली। कई लोग कई तरह की चर्चा करते हैं, चार पंक्ति ध्यान आती है कि ये व्यवस्था काले अजगर उगल रही है और हम इन्हें दूध पिला रहे हैं। ये राजनीति आत्मा पर लात मार रही है और हम वफादारी के साथ दुम हिला रहे हैं। एक वे हैं जो रोटी की जगह गोलियां खाकर मर रहे हैं, एक हम हैं जो सत्य को कहने से डर रहे हैं। मेरे समूचे राष्ट्र को कैंसर हो गया है और हम टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं। मुश्किल दूसरी है भाई, परेशानी दूसरी है। तो फिर रोग क्या है? तो रोग है अव्यवस्था। ऐसे लोगों के हाथ में इस राष्ट्र का नेतृत्व मिला। आज सुबह ही मेरी सुभाष जी से बात हो रही थी कि नॉर्वे एक देश है जहां 1960 तक बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानी थी। मात्र नेतृत्व ने उस राष्ट्र को संसार का अधिकतम धनी देशों में से एक गिना दिया। मात्र नेतृत्व ने। इस राष्ट्र में सब कुछ है। मैं तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में भारत संसार का सर्वाधिक धनी राष्ट्र है। और जब मैं धनी बोल रहा हूं तो इस देश में उपलब्ध सोने को नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी बोल रहा हूं तो स्विस बैंक में पड़े हुए पैसों को नहीं गिन रहा हूं। जब मैं धनी बोल रहा हूं तो इस देश की भौगोलिक और संपदा और मानव संपदा को नहीं गिन रहा हूं। अब जब मैं इसको देश को धनी बोल रहा हूं तो इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार को नहीं गिन रहा हूं। उसके बावजूद भी संसार का सर्वाधिक धनी, तो फिर धन कहां दिखता है? एक रचना याद आती है कि जहां शस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम से भरा न हो, जहां प्रकृति के सुंदर अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले अपराध पले, जहां राजनीति लग गई गले अपराध पले आतंक पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, और जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां लालच लोभ के घेरे हों, अज्ञान के घोर अंधेरे हों और पाखंडों के डेरे हों, देशद्रोही और देशभक्त में होती हो पहचान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहां राजनीति लग गई गले, जहां नेताओं के किरदारों पर जहां मानवता शर्मिंदा हो, भ्रष्ट आचरण के कारण पग पग पर जिनकी निंदा हो, और देश के खातिर जिनके दिल में मर मिटने का अरमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। धन्यवाद। यदि हम पैसे का, संपत्तियों का मूल्यांकन ना करें तो मूल्यों से भी हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है। ये संदेश आपको भाई ने दिया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और उनके भीतर जो जज्बा है देश के लिए, ऐसे ही जज्बा सबके भीतर पैदा हो रहा है। निराशा के बादल छट रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश से पूज्य स्वामी निवासानंद सरस्वती जी आए हैं। वो 2 मिनट का एक संदेश यहाँ सबके बीच में रखना चाहते हैं। और अकेले ही नहीं आए हैं, 300 ऊर्जावान जो उनके प्रशंसक हैं, उनके भक्त हैं, उनको भी साथ में लेकर के आए हैं। हमारे सभी ऐसे जो देशभक्त सन्यासी हैं, प्रभु भक्त तो सभी होते हैं सन्यासी, लेकिन प्रभु भक्ति के साथ में जब तक देशभक्ति का समावेश नहीं होता तब तक देश बदलने का परिवेश तैयार नहीं होता है। तो भाई सिद्धराव जी के साथ उनका बहुत प्रेम है और इस आंदोलन से भी वो बहुत प्रेम करते हैं। और मैं रोज़ देखता हूँ वो सभी के साथ ऐसे ही समाहित से होकर के कि बस अब ये
जो आंदोलन उठा है, तो इसमें पूरे वो समाहित हैं। एक बार सबके ओर से पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत प्रणाम है महाराज। పరమ పూజ్య ప్రాతస్మరణీయులు బాబా రామ్దేవ్ వారి పాదపద్మలకు కోటి కోటి ప్రణామములు సమర్పిస్తూ, వేదికపై ఉన్నటువంటి పూజ్య మహనీయులు అందరి యొక్క పాదపద్మలకు, అలాగే సోదరీమణులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి సమర్పిస్తున్నాం. భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి జై, భారత్ మాతాకి. తెలుగులో మాకు ప్రధానమైన సమస్య హిందీ రాకపోవడం. తెలుగులో 4 మాటలు చెప్పడానికి పూజ్య స్వామీజీ అవకాశం ఇచ్చారు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఒక చక్కని విషయాన్ని మనకి తెలియజేశారు. వేర్ దేర్ ఇస్ మైండ్ వితౌట్ ఫియర్, వేర్ దేర్ ఇస్ మైండ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ద హెడ్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ హై, వేర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఫ్రీ, వేర్ ద వరల్డ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ ఇంటూ fragments of the pieces of the narrow domestic walls, where the clear stream of reason has not lost its way into dead habit of the sand, dead habit of the desert of the sand of the dead habit, where the words come from the depth of the truth into that heaven of freedom. Oh my Father, let my country awake. ఏ దేశమెగినా, ఎందు కాలిడినా, ఏ పీఠమెక్కినా, ఎవ్వరేమనినా, పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతని, నిలుపురా నీ జాతి నిండు గౌరవమును. తెలుగులో మహాత్ములు దేశమును ప్రేమించుమన్నా, మంచి అన్నది పెంచుమన్నా, వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టు, గట్టి మేలు తలపెట్టబోయి, సొంత లాభము కొంతమాని పొరుగు వారికి పాటుపడవై, దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులు అని మహానుభావులు గురదాడ అప్పారావు గారు, మహాత్ములు అందరూ కూడా తెలియజేశారు. అలాంటి ఈ పుణ్యభూమిలో, ధన్యభూమిలో, కర్మభూమిలో మహర్షుల తాలూకా సంతానమైన మనం ఈరోజు మన భారతదేశానికి నిజమైనటువంటి సేవ మనం చేయలేకపోతున్నామంటే మనం భారతీయులమా లేదా పరాధీనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఒకసారి మనం గమనించాలి. భారతదేశానికి ఉత్తరమ్య సముద్రస్య హిమేద్రేస్య దక్షిణం వర్షం తద్ భారతనామ భారతీయ సంతతి అని మహర్షులు కొనియాడారు. వేదభూమి, కర్మభూమి, అలాంటి దివ్య భారతదేశంలో మనం ఈరోజు మహాత్ముడైనటువంటి బాబా రామ్దేవ్ గారి తాలూకా సూచనలతో, వారి తాలూకా అడుగుజాడల్లో మనందరం కూడా ప్రయాణించి ఈ భారతదేశానికి మళ్ళీ పూర్వ వైభవాన్ని మళ్ళీ తీసుకొస్తామని ప్రతి ఒక్కరు కూడా శపథాన్ని చేయాలి. భారతదేశం అనాదిగా ప్రపంచానికి ఒక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించినటువంటి తల్లి. భారతదేశం మహర్షులు, యోగులు, త్యాగులు కలిగినటువంటి దేశం. అలాంటి ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా తినడానికి లేక, రత్నగర్భగా పిలబడి ఈ దేశంలో తినడానికి లేక, ఉండడానికి లేక, మన బాధలు ఎదుటివారితో చెప్పుకోలేక దయనీయ పరిస్థితిలో ఈరోజు భారతదేశం ఉన్నదంటే దానికి కారణం మనలో చైతన్యం అనేది లోపించడమే. ఈ చైతన్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందిపుచ్చుకొని భారతదేశాన్ని మళ్ళీ ఒక సూపర్ న్యాచురల్ కంట్రీ, ఒక భవిష్యత్తులో భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా తయారు చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీరుల వలె, సైనికుల వలె పోరాడి దేశానికి మళ్ళీ భావి భవిష్యత్తుని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకురావాలని మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మేము వినయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాంటి కళలు గాంధీ గారు, భగత్ సింగ్ గారు, సుభాష్ చంద్రబోస్,
లాలా లజపతి రాయ్, బిపిన్ చంద్రపాల్, వీడి సావర్కర్ ఇలాంటి మహనీయులు ఎంతో మంది ఏ కళలైతే కన్నారో ఈ భారతదేశం తాలూకు ఔన్నత్యానికి, దానికి మన అందరం కూడా సాకారం చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలిదానాలకి సిద్ధం కానీ దేశం తాలూకు ఔన్నత్యానికి ప్రపంచ దేశంలో కూడా చాటి చెప్పి రామ్దేవ్ బాబా గారి తాలూకు అడుగుజాడల్లో వెళ్ళి భారతదేశానికి ఒక ఉన్నతమైన శిఖరాలు తీసుకురావడానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రయత్నం చేయాలని సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతున్నాం. భారత్ మాతా కీ జై, బోలో భారత్ మాతా కీ ఇంకిలాల్ जिंदाबाद, ఇంకిలాల్ ఇంకిలాల్. ये तो मैं अपना ही स्वरूप स्वामी जी के अंदर देख रहा हूं. इतना ऊंचा भाव. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में एक योगी हुए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ा युद्ध लड़ा. उनके पापों के अत्याचारों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी. उनका नाम था, सबको पता होना चाहिए, जैसे हम भगत सिंह का नाम जानते हैं, भगत सिंह जी का नाम क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, वो जानना ही चाहिए सबको. लेकिन जितना भगत सिंह का हम नाम जानते हैं, ऐसे ही उस महायोगी, उस महान क्रांतिकारी का नाम भी हमारी जुबान पर होना चाहिए. उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू. और जब मैं अल्लूरी सीताराम राजू को देखता था, सुनता था, उनके चित्र आदि के को, उनके प्रतिमाओं के ऊपर मैंने जब आंध्र प्रदेश में जाता हूँ माल्यार्पण आदि करता था, मैंने कहा ऐसे योगी अब आंध्र प्रदेश में दोबारा कब पैदा होंगे. तो मुझे लगा महाराज जी के माध्यम से ऐसे योगी पैदा हो गए हैं. अच्छा, उसी के नजदीक एरिया से ही है जहां अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ. तो लगता है अल्लूरी सीताराम राजू की आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया है महाराज जी के रूप में. हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं ना. और मुझे तो 99% समझ में आ रही थी. आपको समझ में आ रही थी तेलुगु कन्नड़? ये तो बहुत इतना अच्छा आनंद आता है. मैं आगे से हर बार थोड़ा थोड़ा करवाया करूंगा. भाषा में हमारी साफ मान्यता, सबसे ऊंचा महत्व, जिससे कि सब लोग एक दूसरे की बात समझ सकें. राष्ट्रभाषा को, फिर प्रांतीय भाषाओं को, और फिर तीसरे दर्जे पर सम्मान इस देश में अंग्रेजी को मिलना चाहिए. पहले दर्जे का नहीं, पहले दर्जे का सम्मान भारतीय भाषाओं को, राष्ट्रभाषा को. ऐसा बोले भारत माता की. आज इस सत्र में हमारे एक बहुत ही ऊर्जावान भाई जो उत्तराखंड में बहुत अरसे से सेवा कर रहे हैं और जल, जंगल, जमीन की, गांव की जवानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं. ये अलग अलग संघर्ष हैं हमारे और इन्हीं को बचाना है. हम अपने जल को, जल में इतनी, जल संसाधन हमारे देश का बहुत बड़ा है. जंगल, मैं उधर झारखंड में गया, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में और उड़ीसा में, मैंने कई जगह पूछा भाई पहले यहाँ कितने जंगल थे, आज कितने हैं. तो मुझे झारखंड में तो बताया गया बाबा जी करीब हमारे यहाँ के 50 से 80% जंगल काट लिए गए हैं. जंगल जिनमें अपार संपदाएं हैं हमारी, वो उनका विनाश हो रहा है. जल का तो प्रबंधन का कोई ठिकाना ही नहीं है. जल, जंगल, जमीन, हमारी जमीन में कितनी शक्ति है, सब मैं कई बार बताता हूँ, आप सुनते रहते हैं कि अपने देश में कितनी शक्ति है. भू संपदाएं, जल, जंगल, जमीन, जवानी, यहाँ की जड़ी बूटियों में, और इन सब को बचाने के लिए दरअसल किसी दृष्टि नहीं. आज जो है, जो सत्ता और सिंहासन पर बैठे लोग हैं, वो इतने ज़्यादा असंवेदनशील, इतने ज़्यादा क्रूर हो गए हैं, क्या करें. तो उसके लिए, लड़ाई के लिए बहुत से लोग तैयार हो रहे हैं. आज हमारे बहुत से इस लड़ाई के लिए पूरे देश भर में जो प्रामाणिकता से संघर्ष कर रहे थे, वो सारी आध्यात्मिक शक्तियां, सारी सामाजिक सात्विक शक्तियां, सारी देशभक्त ताकतें वो इस अभियान के साथ जुड़ी हैं. और हमारे मंच पर भी
वो सारे बहुत से महापुरुष, ऐसे बहुत से सात्विक कार्यकर्ता वो हमारे बीच में। एक बार सभी का हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और भाई अमित जी आपके सामने अपना मनोगत, वो भी बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं मध्य प्रदेश के। उनका मूल संबंध है कहीं ना कहीं तो हमारा इस धरती पर आविर्भाव होता है भगवान की व्यवस्था के अनुसार। भाई अमित जी जिन्होंने बहुत प्रामाणिकता से अपने जीवन को जिया है और देश के लिए उनके भी मन में बहुत स्वप्न है, वो भी 2 मिनट के लिए अपनी बात यहाँ कुछ कहेंगे। एक बार सबकी ओर से भाई अमित जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय बाबा रामदेव जी, मंच पर बैठे मेरे गुरुजन और साथी, हम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसका निमित्त तो योग और स्वास्थ्य बना है। योग को हमको आगे बढ़ा करके राष्ट्र निर्माण तक ले जाना है और इस यज्ञ में, इस प्रयास में हम सब साथ हैं। तो मैं राष्ट्र निर्माण के बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम ये समझें कि राष्ट्र है क्या, भारत है क्या। भारत किसी टुकड़े का, किसी धर्म का, किसी एक जाति का, किसी एक वंश का, किसी एक भाषा का नाम नहीं है। इसमें कई किस्म की विविधताएं हैं। तो हम जिस भारत की बात करते हैं उस भारत में सब शामिल है। खंड खंड होकर हम लड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम टूट जाएंगे। इसीलिए ये सारे प्रतीक यहाँ पर मौजूद है और हमको इन्हीं की विरासत को लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो है समाज के बारे में, कि एक तरफ हमारे सामने हमको दिखती है सत्ता है जिससे हमको लगता है कि वो भ्रष्ट हो गई है, वो खराब है, हमको उसको बदलना है। और एक तरफ हम दिखता है ये समाज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज जो होता है वो सदैव चैतन्य होता है, वो हमेशा परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, हमेशा बदलता है, विकसित होते रहता है। ये समाज का स्वभाव है, समाज की प्रकृति है, समाज का चरित्र है। जबकि सत्ता का जो स्वभाव है, सत्ता का जो चरित्र है, सत्ता की जो प्रकृति है वो जड़ता की है। सत्ता हमेशा चाहती है कि वो ऐसी की ऐसी बनी रहे, वो चाहे किसी संस्था की सत्ता हो, किसी संगठन की सत्ता हो या किसी राष्ट्र की सत्ता हो। सत्ता में हमेशा जड़ता होती है, सत्ता हमेशा यथास्थिति को बनाए रखना चाहती है क्योंकि उसी से उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। जब सामंतवादी व्यवस्था थी तो यहाँ पर जमींदार थे, राजा थे, उनके राज्य थे। लेकिन जब समाज की चेतना आगे बढ़ी, समाज को ये महसूस हुआ, समाज के लोगों को ये महसूस हुआ, मनुष्य को ये महसूस हुआ कि ये राज सत्ता वाला तंत्र जो है ये न्यायपूर्ण नहीं है, समतापूर्ण नहीं है, इसको हमको बेहतर बनाना होगा। तो हमने लोकतंत्र की बात लाई लोगों ने और लोकतंत्र के लिए प्रयास हुए। उसके लिए कई किस्म से संघर्ष हुआ, कई लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिए, लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन राज्य सत्ता ने हटते हटते भी बहुत दमन किया, बहुत अत्याचार किया और कोशिश की कि लोकतंत्र समाज में न आए, लोकतंत्र के मूल्यों न हो, इसका सत्ता ने लगातार प्रयास किया। अब जो हम आज का लोकतंत्र देखते हैं वो, जैसा कि स्वामी जी महाराज ने कल भी कहा था कि वो लंगड़ा लोकतंत्र है, अधूरा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को हमको सच्चा लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र और परिपूर्ण लोकतंत्र बनाना है, जो सच्चे अर्थों में जनता का हो, जनता के लिए हो। तो हमारा चिंतन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, समाज का चिंतन इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये अपूर्ण है, इसमें दोष है, इसमें कमियां हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन सत्ता अपने आप को आज लोकतांत्रिक सत्ता कहती है, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि ये व्यवस्था में परिवर्तन हो, क्योंकि उसका चरित्र यथास्थितिवादी ही होता है।
वो ऐसी ही व्यवस्था को बना रखना चाहेगी जैसा कि राजतंत्र के जमाने में राजा लोग चाहते थे कि ये कायम रहे, ये ना मिटे। बिल्कुल वही बात है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्ता हमेशा दमन करेगी, हमेशा हमको दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो समाज है, अभी तक का इतिहास गवाह है कि हमेशा समाज की ही जीत होती है, क्योंकि वो चेतनशील है, परिवर्तनशील है। समाज हमेशा सत्ता को बदल देता है। सत्ता अपने तरीके से हमेशा समाज का निर्माण करने की कोशिश करती है। वो शिक्षा के माध्यम से हो, वो अर्थव्यवस्था के माध्यम से हो, वो कानूनों के माध्यम से हो, वो राजनीतिक मूल्यों के माध्यम से हो। वो सोचती है कि ऐसा नागरिक का निर्माण करे जो हमेशा सत्ता के लिए आज्ञाकारी रहे, सत्ता के कभी भी विरोध में न जाए। हमारे स्कूलों में हमको नागरिक शास्त्र के नाम पे क्या पढ़ाते हैं? यही पढ़ाते हैं ना कि आप हमेशा कानून का पालन करो, आप हमेशा सरकार की बातों का सही मानो, सरकार की नीतियों की प्रशंसा करो, सरकार के गुणगान करो। तो हमको शिक्षा के माध्यम से और हर तरह की मीडिया के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि हम सत्य के जो मूल्य है समाज वो अपना ले। लेकिन समाज में हमेशा ऐसे कुछ तत्व रहे हैं, ऐसे कुछ व्यक्ति हमेशा होते रहे हैं जो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। उनका चिंतन स्वतंत्र होता है, वो आगे बढ़ते हैं, वो पूरे मानव समाज के हित की बात करते हैं और उनके जो विकसित चेतना होती है वो उस सत्ता को बदलने का काम करती है। तो आज भी यह वक्त आ गया साथियों कि हमको लोकतंत्र को वास्तविक और परिपूर्ण बनाने के लिए इस सत्ता के स्वरूप को बदलना पड़ेगा, और यही हमारा व्यवस्था परिवर्तन है। तो इसमें ये द्वंद्व शाश्वत द्वंद्व है सत्ता और समाज का। हम समाज हैं, हमको सत्ता बदलनी है, हमको सत्ता के अनुरूप समाज नहीं बनाना है। एक तो दूसरी बात मेरी ये थी। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि आप सब अलग अलग तहसीलों से आए हैं, आप सब नेतृत्वकारी साथी हैं। तो नेतृत्व कैसा हो ये हमारे सामने, क्योंकि नेतृत्व को देख के ही जनता पीछे आएगी। हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व, हमारा उठना बैठना, हमारा सोच एक अनुशासन में बंधा हुआ हो, एक उद्देश्य के लिए हम दिखें कि हाँ, हम ये जो व्यक्ति हैं ये स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है भारत के, ये भ्रष्टाचार को मुक्ति के लिए लड़ रहा है भारत की। तो ये देश में नजर आना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति है जो देश हमारा नेतृत्व कर सकता है और हम इसके पीछे आए। तो साथियों, हम सबको अपना व्यक्तित्व भी ऐसा बनाना है कि जो लोगों को प्रभावित करे और हम सबको साथ में जोड़ सकें। इसके लिए हम ये ध्यान रखें कि हम सिर्फ अपनी भाषा बोलने वाले, अपने जैसे आर्थिक व्यवस्था वाले या अपने जैसे जाति वाले या अपने इस धर्म वाले लोगों से ही दोस्ती मित्रता न करें, सिर्फ वो नाकाफी है। हम ये देखें, घर जाकर के सोचें हम लोग कि अगर हम सवर्ण हैं तो हमारे दलित कितने दोस्त हैं, अगर हम दलित हैं तो हमारे सवर्ण कितने दोस्त हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो हिंदू हमारे कितने दोस्त हैं, अगर हम सिख हैं तो हमारे हिंदू और मुसलमान कितने दोस्त हैं। तो ये जब तक हम अपनी दोस्ती का सभी समाज के सभी वर्गों से जोड़ते नहीं हैं, तब तक वो जो सामाजिक योग है वो पूरा नहीं होगा। हम सिर्फ एक टुकड़े का, एक अंश का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, हम एक अंश की लड़ाई लड़ेंगे, जबकि हमको जो काम करना है वो पूरे भारत का निर्माण करना है, पूरे भारत की लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए हम टुकड़ों की बात न करें, सबको साथ जोड़ें। और साथ जोड़ना सिर्फ ऑर्नामेंटल ही नहीं कि हमको सिर्फ साथ दिखाने के लिए किसी को गले मिला लिया, हम सच्चे दिल से उनसे दोस्ती करें, तभी वो साथ सच्चा साथ होगा। और अंतिम बात पे करूंगा प्रतीकों की, कि हम जो भी प्रतीक चुनते हैं, जिन प्रतीकों की बात करते हैं, चित्र भी प्रतीक हैं। तो इसमें बाबा साहब अंबेडकर भी है, विनोबा भी है, फुले भी है, गांधी भी है, भगत सिंह भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है। कि जैसा अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो, तो हमेशा हमको किताबों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बताया जाता है कि हम टुकड़े टुकड़े हैं, हम लोग तो एक टुकड़े की लड़ाई लड़े खाली,
हम इसकी बात करें, हम इसकी बात, अगर हम सवर्ण हैं तो हम दलित की बात ना करें, अगर हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान की बात ना करें, अगर हम पुरुष हैं तो हम स्त्रियों की बात ना करें। तो ये झूठ है, ये फरेब है, हमको उलझाने का एक उनका दाव पेच है एक तरह का। तो हम समग्र भारत की बात करें, समग्र भारत के निर्माण की बात करें और सबको सच्चे दिल से साथ में लेके चलें, तभी हम भारत का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम भ्रष्टाचार को हटा पाएंगे और तभी हम व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। टुकड़ों में तो बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, लेकिन उससे तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। और जब जब भारत साथ में आके लड़ा है, तब तक भारत ने बड़ी से बड़ी ताकत को हराया है। अंग्रेजों का उधर हमारे सामने है, तुमको सबको साथ में आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी जीत हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी वर्ग, मजहब एवं समुदाय के राष्ट्रभक्त जागरूक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे 121 करोड़ भारतीयों के हित की इस लड़ाई में संगठित होकर सहयोग करने के लिए पहल करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, वाल्मीकि एवं आदिवासी आदि विभिन्न समुदाय के लोगों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः जो भी भाई बहन ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति एवं राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़कर इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। यदि आप किसी सामाजिक, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन को चला रहे हैं, तो हम आपसे राष्ट्रहित व जनहित के इस आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह करते हैं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं और सामूहिक रूप से सबको श्रेय देते हुए इस राष्ट्रीय व ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन में अपना समर्थन देने अथवा आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, समय का दान अर्थात जैसे आपकी शक्ति व सामर्थ्य है वैसा योगदान देने के लिए आप फोन, फैक्स, ईमेल, पत्र, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हमारे जिला व तहसील स्तर तक फैले संगठनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे, उनके नाम हम आस्था व संस्कार के माध्यम से प्रसारित करेंगे तथा 11 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका योग संदेश में भी प्रकाशित करेंगे। साथ ही भारत स्वाभिमान की वेबसाइट में भी उनके नाम दिए जाएंगे, जिससे कि सबको बराबर का श्रेय, सम्मान व प्रेरणा मिल सके। हमारा पता है भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार 249402, उत्तराखंड। फोन 01334 240 008 244 107 एवं 246 737। फैक्स 01334 244 805 240 664। ईमेल diviyoga.drarya@gmail.com और rakeshpypt@gmail.com। Visit us at www.bharatswabhimantrust.org।